हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई। ये बहुत गजब का टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर ये आपका क्लियर हो गया ना तो लगभग लगभग आप अर्थव्यवस्था की बहुत सारी चीज़ों को, टर्मिनोलॉजी को समझ जाएंगे। बहुत गजब का टॉपिक है, तो इसको ज़रूर पढ़ते हैं। और इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसी जो क्लासें हैं वो हमारी चल रही हैं। जैसे कि संपूर्ण इतिहास की क्लासें हमारी कंप्लीट हैं, तो वो जाके आप लोग देख सकते हैं। और इन क्लासों की मैंने क्या किया है, मैंने इनकी मैराथन क्लास भी बना दी है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और इनकी जैसे कि मैराथन क्लास बोले तो प्राचीन इतिहास की आपकी एक अलग ही मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे तो मध्यकालीन इतिहास की भी मैराथन क्लास मिल जाएगी। और अगर देखेंगे तो आधुनिक इतिहास की भी आपको क्लास मिल जाएगी मैराथन। और इसकी 2 क्लासें हैं और ये चारों क्लासें बहुत ज़बरदस्त लेवल की हैं। जिसने भी ये चारों क्लासें अगर देख ली ना तो ज़बरदस्त उसका लेवल हो जाएगा। बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी उसकी इतिहास विषय को लेके। और भारतीय भूगोल ये हर एक बच्चे के लिए बड़ा ही टिपिकल सब्जेक्ट रहता है ना। मैंने इसमें बड़ा ही एक तरीके से सिंप्लीफाई करके समझाया है। बड़ा ही इमेजेस के थ्रू, बड़ा ही मैप्स के थ्रू मैंने इसको समझाया है। जैसे कि नदी कहाँ से निकल रही है तो उसकी पूरी इमेज बनाई है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा जाके। और इसकी 2 क्लासें दोनों ही बहुत ज़बरदस्त हैं। बहुत ज़बरदस्त क्लास से मैंने पढ़ाया है इसमें। और इसके बाद मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कंप्लीट करा दिया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त क्लास है। इसको ज़रूर जाके देखिएगा आप लोग। बहुत शानदार इसमें परफॉर्मेंस मैंने दिया है। और इसके बाद जो भारतीय आपकी क्या है अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, इसकी भी 2 मैराथन क्लास हैं। और इसकी टॉपिक वाइज भी क्लास आपको प्लेलिस्ट में, ये सारी क्लासें जो मैं बता रहा हूँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिए जाके। और अब हम आते हैं अपने टॉपिक डिमांड एंड सप्लाई पे। कैसे ये काम करता है, कैसे डिमांड जनरेट होती है, डिमांड का मतलब क्या होता है, सप्लाई क्या होती है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था और कुछ आपको बताने को दिया था कि आखिर क्या रहेगा। मैंने आपको ये बताया था, ओएमओ तो बताया ही था, मैंने आरबीआई के बारे में भी बताया था, क्योंकि पिछली क्लास में हमने मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ा था। कंप्लीट मॉनेटरी पॉलिसी एक ही क्लास में हमने देख लिया था। अब यहाँ पे देखिए अब क्या है, सरकारी प्रतिभूति जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मैंने बताया था इसके बारे में। आरबीआई इसको भारत सरकार से अगर खरीद रहा है या फिर बैंक से खरीद रहा है, मतलब जो आपकी कमर्शियल बैंकें होती हैं उनसे अगर आरबीआई सरकारी प्रतिभूति जिसको जीसेक कहते हैं उसको खरीद रहा है या भारत सरकार से खरीद रहा है, तो आप लोग बताइए कि मुद्रा का प्रवाह जो है ना वो मार्केट में बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका आंसर शायद लगभग लोगों ने नहीं दिया था, कुछ लोगों ने दिया भी था, लेकिन मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। अगर आरबीआई चाहे भारत सरकार से आपका खरीदे चाहे आपका बैंक से खरीदे, आरबीआई दोनों ही केसेस में अगर खरीद रहा है ना तो मुद्रा का प्रवाह क्या है, बढ़ेगा। यानी कि मुद्रा की तरलता बढ़ेगी। क्या है, मुद्रा की तरलता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आरबीआई इनसे अगर जी से खरीद रहा है, इसका मतलब क्या, इसके बदले में इनको क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। अगर पैसा इनको देगा, मान लिया बैंकों को पैसा दिया, तो बैंक क्या करेंगे, वो पैसा मार्केट में उठाएंगे और मार्केट में क्या है, मुद्रा की तरलता प्रवाह बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट को दे दिया तो गवर्नमेंट भी क्या है, उस जो पैसे है उसको मार्केट में ही लगाएगी, और अगर लगाएगी तो मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा। तो ये आपको समझ आया होगा। एक मैंने होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था कि मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई जीसेक को क्या करेगा, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगा, खरीदेगा, या नोट और छापेगा, या इनमें से ये सारे ही काम करेगा। तो इसका क्या आंसर होने वाला है आप लोग बताइएगा। मैंने ये आपसे कहा था, लेकिन कुछ लोगों ने बताया भी था, कुछ लोगों ने नहीं भी बताया था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या है, वो क्या करेगा, बेचेगा। अगर आरबीआई को मनी सप्लाई को क्या करना है, कम करना है, यानी कि मनी जो है मार्केट में जो पैसा फैला हुआ है उसको आरबीआई अपने पास क्या है, खींचेगी। तो इसके लिए वो क्या करेगी, जी सेक को बेचेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेगी, बेच देगी। मान लिया सरकार को बेच दिया तो सरकार क्या करेगी, खरीदेगी, तो पैसा किसको देगी, आरबीआई को देगी। आरबीआई के पास पैसा पहुंच जाएगा तो मार्केट से वो पैसा क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अगर बैंक खरीदेगा ना तो बैंक भी क्या करेगा, आरबीआई को पैसा देगा, और जब आरबीआई के पास पैसा पहुंचेगा तो मार्केट में क्या है, पैसा कम हो जाएगा, मनी सप्लाई
कम हो जाएगी तो आरबीआई क्या करेगा, इसको बेचेगा। ये आपको भली भांति समझ में आया ही होगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, क्या है, मांग और आपूर्ति यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। इसको हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छे लेवल से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं कि ये जो मांग होती है ना दोस्तों, मांग क्या होती है, डिमांड क्या होती है। जैसे कि आप लोग ने, आपने तो बहुत ज़्यादा डिमांड कर दी, तो ये डिमांड होती क्या है। देखिए डिमांड क्या होती है, आप जो इकोनॉमिक्स आपका है ना उसके हिसाब से समझिए। किसी वस्तु, क्या लिखा है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की अगर आपके पास इच्छा है, मतलब कि मुझे लेना है आईफोन, तो ये क्या है, मेरी इच्छा है ना। अगर मेरे पास इच्छा है और प्लस उसे प्राप्त करने के लिए मेरे पास क्या है, धन है, उसे प्राप्त करने के लिए क्या है, मेरे पास मनी भी है, धन भी है, तो ये क्या है, आपकी डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्या है, जनरेट होगी। क्योंकि डिमांड का सिंपल सा रूल है कि आपके पास कोई इच्छा होनी चाहिए और उसके लिए, उस चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास धन भी होना चाहिए। मान लिया कि मेरी इच्छा तो है आईफोन की, लेकिन मेरे पास धन ही नहीं है, या मेरे पास धन है लेकिन इच्छा ही नहीं है, तब भी आपकी क्या है, डिमांड जनरेट नहीं होगी, मांग जनरेट नहीं होगी। तो मांग का क्या है, सीधा सीधा रूल क्या है, आपके पास इच्छा होनी चाहिए, विश यानी जिसको डिजायर बोलते हैं, वो होनी चाहिए, प्लस आपके पास मनी होनी चाहिए, तब जाके आपकी क्या है, मांग का सृजन होता है, डिमांड क्रिएशन होती है, मतलब तब जाके मांग जनरेट होती है। तो मांग का सीधा सीधा फंडा है, आपके पास इच्छा होनी चाहिए कोई चीज़ खरीदने की, आप जो चीज़ मांग रहे हो, आप क्या वही लेने आए हो, क्या लेना चाहते हो, और आपके पास उसके लिए धन है, तो आपकी क्या है, डिमांड जनरेट होगी। जैसे आपने कुछ लोग देखे होंगे कि मार्केट में किसी दुकान पे जाते हैं तो सीधे कहते हैं ये चीज़ दिखाओ, वो चीज़ दिखाओ, केवल देखते हैं और लेने की उनकी कोई मंशा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, केवल देखते रहते हैं और बाद में कहते हैं आपके यहाँ तो कुछ भी मतलब सही नहीं लगा। मेन बात क्या है, ना तो उनकी इच्छा है लेने की, और अगर इच्छा है भी तो उनके पास उसके लिए क्या है, पर्याप्त धन नहीं है, इसीलिए डिमांड को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, केवल उसका टाइम पास कर रहे हैं और अपना भी क्या है, टाइम पास ही कर रहे हैं। तो डिमांड आपकी क्या होती है, आपको समझ आया होगा। अब एक चीज़ और समझिए, देखिए डिमांड की कुछ परिभाषाएं अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे कि किसी निश्चित समय में उत्पाद की मांग, किसी भी प्रोडक्ट की मांग एक निश्चित दाम पर उपभोक्ता खरीदने में सक्षम हो। समझे नहीं समझे, नहीं समझे फिर से समझिए, मुझे मालूम है अभी नहीं समझे हो। किसी निश्चित समय पर किसी उत्पाद की मांग एक निश्चित दाम पर उपभोक्ता खरीदने में सक्षम होना चाहिए। मान लिया कि ये 2000 की बात है, सन 2002 मतलब की बात है, और उस समय पेन की कीमत थी आपकी 2 रुपये। तो उस समय अगर पेन की कीमत, किसी उत्पाद की कीमत, यानी एक निश्चित समय में, मतलब 2000 में एक निश्चित समय में एक उत्पाद की कीमत आपकी क्या थी, क्या थी आपकी, 2 रुपये थी, एक निश्चित दाम था। तो उपभोक्ता उसको खरीदने के लिए क्या था, सक्षम था, क्या था, उसके लिए अगर सक्षम था तो आपकी क्या है, वो आपकी उस हिसाब से मांग आपकी जनरेट हो गई। लेकिन 2024 में सेम वही पेन, उसकी जो दाम है ना वो आपका 10 रुपये हो गया। क्या अब समय के हिसाब से, क्योंकि एक समय वो निश्चित था, उसमें 10 रुपये मतलब 2 रुपये का पेन था, आज 10 रुपये का है, तो क्या अब भी वो सक्षम है, अगर वो है तो आपकी क्या है, जनरेट होगी डिमांड, वरना आपकी डिमांड जनरेट नहीं होगी। वो अगर ये कहे अरे पहले तो 2 रुपये का मिलता था और वो 2 ही रुपये लेके आए, तो डिमांड जनरेट नहीं होगी। तो मांग आपकी क्या है, समय के अनुसार चेंज भी होती रहती है, उसके रेट, उसके दाम बदलते भी रहते हैं, तो उसकी क्या है, परिभाषा चेंज हो जाती है। अब ये तो आपको समझ आ गया है कि डिमांड क्या होती है। अब आप लोग समझिए आपूर्ति, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिमांड और आपूर्ति हम पढ़े हैं, डिमांड और सप्लाई पढ़ रहे हैं, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए आपूर्ति क्या होती है, आपूर्ति को मैं सीधे सीधे आपको समझाऊंगा, बहुत टेक्निकल टर्म में नहीं जाऊंगा। इसको सीधे सीधे समझे ना तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स, मतलब वस्तुओं की मात्रा कितनी है। जैसे कि जिस हिसाब से मांग हो रही है, क्या उस हिसाब से उसकी मात्रा है भी कि नहीं। वस्तु की मात्रा यानी कि क्वांटिटी, एक निश्चित समय में निश्चित दाम पर उत्पादक या विक्रेता बाजार में जो बेचता है ना, जैसे कि मार्केट में आप गए, किसी भी चीज़ की मार्केट हो, आप उसमें गए, कोई आपने एक वस्तु लेने, मतलब कोई भी परचेज करने की आपने डिमांड सोची, तो आपको, अब जो विक्रेता है, आप मान लिया 10 पेन लेने गए, उसके पास 5 हैं, तो आपकी क्या है, उसकी आपूर्ति कम है, उसके पास पेन की आपूर्ति क्या है, कम है। तो एक निश्चित समय पे, मतलब जिस टाइम पे कस्टमर आया है,
जिस दाम पे आप बेच रहे हो, क्या उस टाइम पे उस दाम पे आपके पास जो उत्पाद है या जो उत्पादक है वो उस मतलब पेन को क्या है मतलब बाजार में ला पा रहा है, जो वो बेचना चाहता है कि उसके पास उतनी चीज़ें हैं कि नहीं हैं। तो ये क्वांटिटी आप क्या है गुड्स होती है, मतलब जितनी आपकी मार्केट में ज़रूरत है, क्या उतनी सप्लाई आपके पास है कि नहीं है, क्या उसकी आपके पास मात्रा है कि नहीं है, उतनी संख्या में आपके पास वो वस्तुएं हैं कि नहीं है। तो वस्तुओं की संख्या को ही हम सप्लाई कहते हैं। मांग के अनुसार अगर आप उनको ला पा रहे हो, उनकी आपूर्ति कर पा रहे हो, तो आपकी क्या है वो आपकी क्या कहलाती है, सप्लाई। कभी कभी ये कम भी हो जाती है। मान लिया हमने 50 पेन मांग दिए, उसके पास 10 ही निकले, या हमने क्या एक पेन मांगा उसके पास 10 हैं, तो क्या ये आपूर्ति क्या होगी, उसके पास ज़्यादा होगी। अब इसको आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए डायग्राम है आपका क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये कस्टमर्स हैं, ये आपका क्या है सेलर है। अब इस सेलर के पास आप देखिए ना कितनी सारी वस्तुएं इसके पास रखी हुई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसके पास क्या है मात्रा में आपकी क्या है वस्तुएं सप्लाई करने के लिए इसके पास बहुत सारा माल है। आप देखिए यहाँ पे तरबूज वगैरह हैं और भी बहुत सी गाजर वगैरह हैं और बहुत सी यारी इसके पास क्या है चीज़ें मुझे दिख रही हैं, आपको भी दिख रही होंगी। तो जो भी चीज़ ये क्रिए मतलब मांगेंगे उसके पास क्या है, सप्लाई में उसके पास क्या है। और मांग करने वाले मात्र इतने लोग हैं, 2-3 लोग आपके क्या है मांग करने वाले, उसके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी क्या है सप्लाई है, मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स है। तो बेहतर आपकी क्या है उसके पास सप्लाई है। तो ये आपको मतलब इससे दिख रहा होगा, ये मतलब एक इमेज है जिससे आप थोड़ा इमेजिनेट कर सकते हैं, हालांकि इसका कोई भी और मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो डिमांड और सप्लाई है ना, मैंने क्या लिखा है, डिमांड और सप्लाई यानी मांग और आपूर्ति, इन्हीं के आधार पे जो वस्तुएं होती हैं ना उनकी कीमत, इनकी प्राइस आपकी क्या है निर्धारित होती है, उनका मूल्य आपका निर्धारित होता है कि कौन सी वस्तु की क्या कीमत रहेगी। ये डिमांड और उसकी सप्लाई पे निर्भर करता है, डिमांड और सप्लाई पे आपका क्या है निर्भर करता है। अगर डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है ना तो प्राइस आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है ना, अगर सप्लाई आपकी क्या है आपकी बहुत ज़्यादा है ना, तो कीमत उसकी क्या होगी, बहुत कम करनी पड़ेगी। देखते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे ये डिमांड सप्लाई और कीमत यानी कि प्राइस, ये तीनों पैरेलल चलते हैं। पैरेलल बोले तो एक तरीके से अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, जैसे अब लेकिन डिमांड और आपकी प्राइस का आपका क्या है, ये आपके क्या है सेम चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डिमांड है, डिमांड मैंने दिखा दिया कि आपकी क्या है डिमांड बढ़ रही है, किसी भी वस्तु की डिमांड क्या है बढ़ गई। मान लिया पेन की डिमांड बढ़ गई, अभी पेन के मतलब क्या कर दिया कि पेन एग्जाम का टाइम चल रहा है तो पेन आपका क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन की क्या है डिमांड आने लगी। डिमांड मतलब बोले तो बहुत से लोग उसको खरीदने के लिए तैयार होने लगे और उसकी आपूर्ति क्या हो जाएगी उस टाइम पे, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी आपूर्ति अगर कम हो गई उस टाइम पे, डिमांड अगर बढ़ेगी आपूर्ति कम हो जाएगी, डिमांड अगर बढ़ेगी तो आपूर्ति क्या होगी, कम होगी। अगर आपूर्ति कम हुई तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, फौरन आपके प्राइस बढ़ जाएंगे। जो 5 रुपए का पेन था वो फौरन आपका 10 रुपए का कर देगा कि लेना है तो ले हो, नहीं तो अभी बहुत सारे कस्टमर आपके पीछे खड़े हैं वो ले जाएंगे, तो कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि डिमांड है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए उसका उल्टा, एग्जाम का टाइम निकल गया, अब डिमांड क्या है, कोई पेन लेने ही वाला नहीं, सब छुट्टियों पे गए हैं। अब उसके पास क्या है सप्लाई ज़्यादा है, मतलब पेन बिक ही नहीं रहे हैं तो सप्लाई तो होगी होगी। तो कीमत वो क्या करेगा, जो 5 रुपए का पेन था वो कहेगा अरे 3 में ही बिक जाए, 2 ही में बिक जाए। तो ये क्या है, मतलब डिमांड अगर बढ़ती है तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें देखिए आप, अगर डिमांड आपकी बढ़ रही है तो आपकी प्राइस भी बढ़ेगी, डिमांड आपकी कम हो रही है तो आपकी प्राइस भी कम होगी। लेकिन डिमांड और सप्लाई और प्राइस और सप्लाई का कॉन्सेप्ट उल्टा रहता है। देखिए यहाँ पे सप्लाई कम हो गई और डिमांड बढ़ी, प्राइस भी बढ़ी। यहाँ पे सप्लाई बढ़ी तो डिमांड घटी और सब प्राइस भी आपकी घटी, तो ये आपको समझ आना चाहिए। अब एक चीज़ और भी समझिए, जैसे कि डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई क्या है, ना तो कम हुई है और ना ही आपकी क्या है सप्लाई बढ़ी है। सप्लाई जितनी थी उतनी ही है, क्या है, सप्लाई जितनी थी उतनी ही है, मतलब स्थिर है सप्लाई। तब भी आपका क्या है प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है ना, सप्लाई उस मात्रा में ना घट रही है ना ही बढ़ रही है, मतलब उतनी ही है। तब भी आपकी क्या है कीमत आपकी क्या है बढ़ेगी, प्राइस कम नहीं होगा। तो ये आपके क्या है डिमांड और सप्लाई के कुछ आपके फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, इनको समझना आपको बहुत जरूरी। हालांकि मैंने पिछली क्लास में भी इसके बारे में बताया था। अभी और चीज़ें समझते हैं। एक विद्वान है, मतलब जो इकोनॉमिस्ट हैं,
क्या नाम है उनका, जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। इन्होंने 1936 में एक अपना उद्देश्य बताया था कि लोग जो पैसे को खर्च करते हैं वो तीन उद्देश्य, उनके तीन पर्पज होते हैं किसी भी तरह से खर्च करने के। अब वो किसी भी तरह करते हैं लेकिन उनके तीन ही पर्पज होते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया, एक व्यवहार में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, व्यवहार प्रयोग में आपका खर्चा होता है, जैसे कि रोटी है, कपड़ा है, चावल है, ये जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको खरीदने में इंसान पैसे को आपका क्या है, इन्वेस्ट करता है, यानी ख़त्म करता है। दूसरा आपका निवारक, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिकॉशनरी। और निवारक बोले तो जैसे कि आपको कोई तकलीफ हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो आप उसके लिए पैसा ख़त्म करेंगे, दवाई लेंगे। या और कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए पैसा ख़त्म करेंगे, या कोई लफड़ा हो गया उसके लिए पैसा ख़त्म करेंगे। तो ये आपके क्या है, पैसा ख़त्म करने के आपके क्या है तरीके हैं। तीन उद्देश्य होते हैं। या फिर निवेश, मान लिया आपके पास पैसा है तो आप कहेंगे ऐसा है किसी कहीं कहीं जगह इसको इन्वेस्ट कर दो और उससे क्या है रिटर्न आएगा, यानी कि उससे क्या आएगा, आपका ब्याज मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, तो रिटर्न पे आप लगा देते हो। तो ये भी आपका क्या है, ये आपके तीन उद्देश्य आपके बताए थे इन्होंने, जॉन मेनार्ड कीन्स ने, जिसको हम जेएम कीन्स भी बोलते हैं। और जेएम कीन्स आपके वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, उसके ये जनक हैं। अब यहाँ पे देखिए डिमांड एंड सप्लाई को समझते हैं। डिमांड एंड सप्लाई मैंने आपको बता ही दिया है सारी चीज़ें, कि यहाँ पे क्या है, डिमांड आपकी क्या है, अगर फॉल्स हो रही है तो आपकी क्या है, सप्लाई आपकी क्या है, राइज करेगी, मतलब बढ़ेगी। और सप्लाई अगर राइज करेगी और डिमांड आपकी फॉल्स होगी तो आपका प्राइस भी फॉल्स ही होगा। अब यहाँ पे देखिए प्राइस आपका राइज कर रहा है तो देखिए डिमांड भी राइज कर रही है और सप्लाई आपकी क्या है, फॉल्स हो रही है। तो ये आपके बेसिक्स हैं, इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। आगे आइए, जो मांग, आपूर्ति और कीमत है, देखिए क्या है, मांग क्या है, यहाँ पे मांग है, आपूर्ति है और प्राइस है। इनके द्वारा ही आपका क्या है, मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति आती है। मुद्रास्फीति और अपस्फीति की मतलब जो है क्या बोलता हूँ, स्थिति बनती है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति बनती है। और मुद्रा, ये जो मांग और डिमांड और सप्लाई है ना, मांग डिमांड, इनके आधार पर ही क्या है, डिमांड सप्लाई और जो प्राइस है, इन्हीं से आपकी क्या होती है, इस मुद्रास्फीति और अपस्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस पर करते हैं, कैसे करते हैं इसको, जैसे कि आपने देखा बाजार में क्या है ना, मुद्रा की तरलता, इसको देखते हैं। अब देखिए बाजार में अगर मुद्रा की तरलता क्या है, ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगी, स्थिति क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति की हो जाएगी, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया, लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो गए तो महंगी से महंगी चीज़ भी खरीद लेंगे। और अगर उनके पास पैसा कम हो गया, तरलता उनके पास पैसे की कम हो गई, मुद्रा उनके पास कम हो गई, तो क्या होगा, वो फिर क्या है, बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं खरीद पाएंगे। और उनके लिए क्या हो जाएगी, ये अपस्फीति की मतलब क्या हो जाएगी, क्या बोलता हूँ, अपस्फीति की वो हो जाएगी, मतलब एक तरीके से उनके लिए डिफ्लेशन पहुँच जाएगा और मद्दी चीज़ें हो जाएंगी। अगर मार्केट में क्या हो जाएगा, तरलता मतलब पैसे की कम हो जाएगी, तो आपकी चीज़ें जो महंगी थी ना, वो मद्दी हो जाएंगी, अपने आप मद्दी हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए जो बाजार है, बाजार की बात हमने की, बाजार में ये तरलता वगैरह होती है ना, तो बाजार का जो मतलब क्या है, वो क्या होता है, बाजार एक स्थान होता है जहाँ वस्तुओं को बेचा और खरीदा जाता है। और अगर बाजार में तरलता कम या ज़्यादा होती है तो ये मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति की क्या है, घटना बनती है, यानी स्थिति बनती है। अब इसको कम ज़्यादा कौन करेगा, ये जो मुद्रा की तरलता है ना, इस पर कौन नियंत्रण करेगा, इस पे सप्लाई ऑफ मनी, जो धन की आपूर्ति है, इस पर जो नियंत्रण होता है ना, वो आपका कंट्रोल होता है आरबीआई का। किसका, आरबीआई इस पे कंट्रोल करती है। और आरबीआई कैसे करती है, मौद्रिक नीति बना के, मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करके, मॉनेटरी पॉलिसी बना के आपका क्या करती है, इन चीज़ों पे वो अपना नियंत्रण स्थापित करती है। तो ये सारी बात आपको समझ आई होगी कि आरबीआई ही मौद्रिक, ये प्राइस और ये सारी चीज़ों के लिए आपका क्या है करती है। क्योंकि एक बार अगर उसने क्या कर दिया, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अगर उसने मुद्रा का प्रवाह कम कर दिया ना, तो आपकी क्या है, प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सप्लाई, देखिए यहाँ पे अगर क्या है, ये तराजू आपका दिखा क्या रहा है, डिमांड अगर बढ़ रही है मतलब नीचे को जा रही है, तो आपकी सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो ये आपको दिख ही रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे मेरे ख्याल से। बहुत अच्छी क्लास थी। कल की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको, क्या पढ़ाएंगे,
शेयर मार्केट के बारे में पढ़ाएंगे, शेयर बाजार के बारे में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। हालांकि उसका डाटा मैं बना चुका हूँ, थोड़ा बहुत डाटा रह गया था मेरा बनने को, इसीलिए मैंने इसको आज सोचा यही वाला टॉपिक पढ़ा दूँ और छोटी क्लास हो पाती है। वैसे मैं अक्टूबर तक इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक अक्टूबर में इसको क्या है ख़त्म ही कर दूँगा। थोड़ा मेहनत करके पहले इसी को ही ख़त्म कर देता हूँ, फिर साइंस का लेके आता हूँ। क्योंकि एक टॉपिक अगर ख़त्म हो जाता है ना, तो उससे मुझे थोड़ा ये रहता है कि अब जब दूसरा टॉपिक मैं तैयार करता हूँ तो मुझे दिमाग दूसरी जगह नहीं खपाना पड़ता है, एक ही टॉपिक तैयार करता रहता हूँ और वहीं दिमाग रहता है मेरा। तो ये आप क्या है, मैं क्या कहता हूँ, आपको अगर ये क्लास दोस्तों अच्छी लगी है ना, तो क्लास और चैनल दोनों को, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलेगी। और टेलीग्राम पे आप जरूर आइएगा, यहाँ पे फ्री पीडीएफ, क्लास पीडीएफ आपको मिलती है, जिससे आप क्लास पढ़ने के बाद रिवाइज भी कर सकेंगे। अगर चाहें तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीडीएफ नोट्स जो मैं बनाता हूँ उसके अगर नोट्स आपको चाहिए ना, आपको पेड मिलेंगे। मात्र 50 रुपये की पीडीएफ रखी है अभी मैंने, हालांकि मैं उसका प्राइस बढ़ाऊंगा लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी आपको मात्र 50 रुपये में मिलेगी। और 50 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 40, 50, 100 रुपये की तो कॉपी आती है जिसपे आप नोट्स बनाएंगे। 100 रुपये तो आपको वही लाने पड़ेंगे। अगर आपको पीडीएफ मिल जाती है 50 रुपये में, पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटी, पूरा इकोनॉमी, तो गजब ही बात है। और ये मैंने प्राइस इसलिए भी रखा है, मैं आपको बताऊंगा क्यों रखा है मैंने। वैसे फ्री भी कर सकता हूँ, करने को क्या है मेरे हाथ में, लेकिन मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है। तो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो ये क्लासें आप जरूर देखना, इनसे आपका बहुत सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी। तो ये चीज़ें आप जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए